हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म अंडर सेक्शन 39-44। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर फर्म से अपना रिलेशन जो है वो ब्रेक कर ले, चाहे वो रिलेशन रिटायरमेंट की वजह से ब्रेक हो जाए, चाहे वो रिलेशन उसके एक्सपेल करे जाने की वजह से ब्रेक हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए। तो इस वजह से बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक, बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं तो उसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो ओल्ड पार्टनरशिप है उसका ब्रेक हो गया है, अब नई पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई, उसकी अपनी नई टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो होगी। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फर्म की। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म को हम स्टडी करेंगे अंडर सेक्शन 39। जब सभी पार्टनर्स के बीच, ठीक है, जब सभी पार्टनर्स के बीच ही जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है तो हम नाम देंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। अब फर्म ही जब आपकी डिसॉल्व हो जाएगी तो नेचुरली जो फर्म है उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद जो है वो हो जाएगा। अब अगर आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली जो आपका पार्टनरशिप है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। फर्म के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्म डिसॉल्व जो है वो नहीं होती। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने डिफरेंस जो है वो करना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो फर्म है उसके डिसॉल्व होने से जो आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। अगर फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो हो जाता है तो जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक। ऑन द सेकेंड हैंड जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है तो जो फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर आपका पार्टनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो उसमें आपका जो बिजनेस है वो बंद नहीं होता, वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि एक पार्टनर जो है वो जाता है छोड़कर और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस करते रहते हैं, तो इट मीन्स जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जहां तक बात है, उसके अंदर जो आपकी फर्म है उसका बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली बंद जो है वो हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका रिलेशन है वो पार्टनर्स के बीच बना रहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, क्योंकि जब वो बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं तो नेचुरली जो रिलेशनशिप है वो भी बनी रहेगी। लेकिन उसमें क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो रिलेशनशिप है सभी के बीच ब्रेक जो है वो हो जाती है। इसके बाद है डिसबर्समेंट ऑफ शेयर। जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इसके अंदर क्या है, ये जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर मीन्स जो जिसके रिटायर हो गया है या जिसको हमने फर्म से एक्सपेल कर दिया है, या जिसकी इंसॉल्वेंसी हो गई है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, तो हमने सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर को उसका शेयर देना है प्रॉफिट में और उसकी प्रॉपर्टी में, जो भी उसका शेयर बनता है वो हम उसको देंगे। सेकेंडली, अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो इसमें हमारा काम क्या होता है, इसमें हम फर्म की सारी एसेट्स को सेल करते हैं और एसेट्स को सेल करके जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, जो भी रियलाइज्ड होगा, उस एसेट से अमाउंट को हम जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उनको पे करके जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को उसमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट वो कर देंगे।
जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन होता है और उसमें रियलाइजेशन अकाउंट जो वो मेंटेन होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन की। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे डिसोल्यूशन के। अभी तक हमने जस्ट सेक्शन 39 ही डिस्कस की है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। अब आगे मेथड्स में नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे सेक्शन 40। सो सेक्शन 40 के अंदर क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जिस तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट किया जा सकता है, इसी तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू या फिर सभी की रिटर्न कंसेंट के थ्रू, सभी पार्टनर्स की रिटर्न कंसेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त भी किया जा सकता है। 4 पार्टनर है ABCD, अगर चारों तैयार हैं और सभी की रिटर्न कंसेंट है, सभी ने एग्रीमेंट कर लिया, तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो समाप्त हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। जो सेक्शन 41 है वो क्या कहती है कि अगर कोई विपरीत अनुबंध ना हो तो, ये पॉइंट ध्यान से नोट कीजिएगा, अगर कोई विपरीत अनुबंध ना हो तो, फिर इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। वो 4 पॉइंट्स जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन द पार्टनरशिप वाज मेड, कि जब एक को छोड़कर सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएं, कि अगर एक को छोड़कर सारे ही इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या है, अकेला बचेगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, जब किसी इवेंट के कारण जो बिजनेस है वो इलीगल हो जाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, इलीगल जो है वो हो जाता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इलीगल हो जाता है, हमने इम्पोर्ट करना है और वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, तो नेचुरली हम आगे सप्लाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी जो पार्टनरशिप है वो आगे क्लोज जो है हो जाएगी। तो ये था आपका सेक्शन 41 के अंदर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। ठीक, अब डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, तो इसमें कुछ एक कंटिजेंसीज अगर हैपन होती हैं तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन कब, अगर रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, अगर विपरीत अनुबंध नहीं है तो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए स्टार्ट की थी, आपने आपस में डिस्कस किया कि हम 1 ईयर या 2 ईयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो 2 ईयर की टर्म जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो नेचुरली आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए। तो जैसे ही वो टर्म पूरी हुई वैसे ही आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, व्हेन द फर्म वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू टू अचीव वन और मोर ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, कि किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आप चले थे, ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने पार्टनरशिप शुरू की और उस ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव कर लिया। ठीक है, एक या ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपने बात की कि एक पुल बनाना है, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग बनानी है और साइड बाय साइड एक साइकिल शेड जो है वो बनाना है, ठीक, और दोनों ही पर्पस आपके फुलफिल हो गए हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व जो है वो हो जाएगी। देन थर्ड वन इज व्हेन द पार्टनर डाइज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। देन व्हेन द पार्टनर इज सॉल्वेंट, अगर पार्टनर इज सॉल्वेंट हो जाता है तो भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इन सभी केसेस में, जैसे कि डेथ के केस में, इंसॉल्वेंट के केस में, मैंने बताया था कि फर्म जो है वो आगे कंटिन्यू की जा सकती है, ठीक, इसीलिए इन्होंने ये बात लिखी है कि अगर विपरीत अनुबंध ना हो तो, ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर रखा है, तो इन चारों ही केसेस में जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे। अगर फिक्स पीरियड के लिए है, टाइम कंप्लीट हो गया, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू कर लें। एक अच्छा भला प्रोजेक्ट को लेकर वो काम कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट अच्छे से सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को वो करके टारगेट करके फिर अपने पार्टनरशिप को रिकॉन्टिन्यू जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डेथ हो जाती है तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है, ये आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एट विल है, तो इसमें क्या है कि अपनी इच्छा से कभी भी कोई भी पार्टनर रिटर्न नोटिस देकर, ठीक है, रिटर्न नोटिस देकर फर्म की डिसोल्यूशन के बारे में फर्म की समाप्ति जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसमें भी सभी की सहमति होना जरूरी है और कभी भी वो फर्म को समाप्त कर सकते हैं। कोई भी एक पार्टनर रिटर्न नोटिस देगा और सभी यस कर ले तो फर्म की समाप्ति जो है वो हो सकती है। तो ये है अंडर सेक्शन 43। तो जिस डेट को नोटिस दिया जाएगा वो नोटिस की जो डेट होगी, ठीक है, आप आज जो है वो नोटिस दे रहे हैं तो आपने नोटिस के ऊपर डेट डाली हुई होगी। ठीक है, आज जैसे कि 26 मई है तो आज आपने डेट डाली होगी 26 मई, तो 26 मई जो है वो आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की डेट जो है वो मानी जाएगी। बट अगर आपने डेट नहीं डाली, अगर डेट डालना जो है वो आप भूल गए हैं, तो उस सिचुएशन में जिस डेट को आपने इंफॉर्मेशन दी, जिस डेट को उनको इंफॉर्मेशन मिली, उस डेट को यानी कि क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो माना जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आते हैं हम सेक्शन 44 पर। सेक्शन 43 तक कर चुके हैं। ये जो हमने किया था डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, दिस वाज अंडर सेक्शन 43। अब आइए 44 के अंदर, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कई बार कोर्ट के द्वारा भी अगर कोई अदर पार्टनर कोर्ट में अप्लाई करे तो उस सिचुएशन में कोर्ट भी ये डिसीजन ले सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व जो है वो कर दिया जाए। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर जो है वो पास करेगा। तो किस सिचुएशन में, फर्स्ट वन इज और लुनासी ऑफ द पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर जो है वो पागल हो जाता है, तो अगर वो पागल हो जाता है तो ये नहीं कि वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया, तो वो भी फर्म के काम के प्रति लायबल है, फर्म के अदर पार्टनर्स भी उसके द्वारा किए गए काम के प्रति लायबल है। तो इस सिचुएशन में फर्म के जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो अपने आप को उसके द्वारा किए गए कार्यों से अपने आप को सेव करने के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए। फर्म के अदर पार्टनर्स ही नहीं, बल्कि जो लुनाटिक पार्टनर है, जो पागल साझेदार है, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से खुद भी अप्लाई कर सकता है कि इस फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए ताकि उसकी लायबिलिटी इन फ्यूचर ना रहे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और जिस डेट को ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का, उस डेट से जो लुनाटिक पार्टनर है उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। The next one is on permanent incapability of a partner। कई बार क्या होता है कि किसी भी पार्टनर के अंदर परमानेंट इनकैपेबिलिटी जो है वो आ जाती है। परमानेंट इनकैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि फिजिकली भी आ सकती है या कोई और रीजन भी हो सकता है। फिजिकली मान लीजिए जैसे कि परमानेंटली ब्लाइंडनेस आ जाए या पैरालिटिकल अटैक आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, या फिर कोई होल टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो किसी को मिल जाए, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो कोई भी अदर मेंबर कोर्ट में अपील कर सकता है कि परमानेंट की जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसोल्व करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया
जाए। देन ऑन मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर मिसकंडक्ट करता है, इट मीन्स सही से व्यवहार नहीं करता है। और जो मिसकंडक्ट है वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में ही किया जाए, वो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में भी हो सकता है, अदर एक्टिविटीज के बारे में भी हो सकता है। यानी ऐसी एक्टिविटीज जो आपके समाज के लिए ठीक ना हो, अगर वो उन एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है तो उस केस में भी किसी भी मेंबर द्वारा कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है कि फर्म को डिसोल्व करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया जाए, और फर्म और जो कोर्ट है वो आदेश दे सकता है। ठीक, जैसे कि जुआ जो है वो खेल रहा है अगर एक व्यक्ति, एक पार्टनर, तो ये चीज गलत है। देन नेक्स्ट वन इज ऑन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है। देखिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हो तो आपको जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उनका पालन आपको करना चाहिए। बट अगर आप जानबूझकर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हो, जानबूझकर सही ढंग से बिहेवियर नहीं कर रहे और अदर पार्टनर्स का आपके साथ काम करना जो है वो इम्पॉसिबल सा हो गया है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? उनके पास कोई वे आउट ही नहीं है। तो वो लोग भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि आपको या आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ पार्टनर्स शेयर, अगर किसी भी पार्टनर ने अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफर करना है या उसको सेल करना है, तो इसके लिए रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपको सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, लेकिन वो कंसेंट नहीं लेता, वो बिना किसी कंसेंट के जो टैक्सेस उसके पेंडिंग है उन पेंडिंग टैक्सेस के लिए अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर देता है गवर्नमेंट को। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अदर पार्टनर्स को राइट है कि वो कोर्ट में अप्लाई जो है वो करें कि फर्म को डिसॉल्व जो है वो कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग कंसर्न, कि अगर फर्म के अंदर कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस हो रही हो और अगर लगता है कि इन फ्यूचर फर्म के बिजनेस को प्रॉफिट के बिना चलाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, फर्म के बिजनेस को हम प्रॉफिट के बिना चला ही नहीं सकते और कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि फर्म के बिजनेस को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन जस्ट एंड इक्विटेबल, जब कोर्ट को लगता है कि जो डिसोल्यूशन है वो जस्ट एंड इक्विटेबल है। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब उचित और न्यायपूर्ण। ठीक है, यूँ लगता है कि ठीक है, ये इसको बंद कर देना चाहिए फर्म को हर एक पहलू से, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकता है कि बंद कर दिया जाए। इसके अलावा बाय फ्रॉड, अगर किसी भी पार्टनर ने फ्रॉड किया है तो उस सिचुएशन में भी जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन है वो किया जा सकता है। नाउ ये थी आपकी सेक्शन 44। तो ये जो सेक्शन हम करने जा रहे थे डिसोल्यूशन से रिलेटेड 39 to 44 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक सेक्शन हम करेंगे 45। तो जो सेक्शन 45 है वो क्या कहती है? लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आफ्टर डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन के बाद थर्ड पार्टी के प्रति क्या क्या हमारी लायबिलिटी जो है वो बनती है एज अ पार्टनर। तो एज अ पार्टनर हमारी ये लायबिलिटी बनती है कि पहले तो हम पब्लिक नोटिस दें कि ठीक है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है तो पहले तो हम पब्लिक नोटिस जो है वो दें, और जब तक हम पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक हम थर्ड पार्टी के प्रति ऐसे ही लायबल रहेंगे जैसे कि फर्म का डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं। और जब तक जो भी एक्टिविटीज होती रहेंगी फर्म के अंदर वो सारी की सारी फर्म्स एक्ट जो है वो मानी जाएंगी। बेशक फर्म का डिसोल्यूशन पहले हो गया है लेकिन आपने नहीं बताया, तो बाद में भी जो भी एक्ट्स होते रहेंगे वो फर्म्स एक्ट जो है वो माने जाएंगे।
इसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंट को भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और रिटायरिंग पार्टनर अक्सर पब्लिक नोटिस जो है वो देता है। और जहां तक पब्लिक नोटिस का सवाल है, वो पब्लिक नोटिस जो है वो कोई भी दे सकता है, ठीक है। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो चाहे ए दे, बी दे, सी दे, डी दे, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि पब्लिक नोटिस कोई भी दे। जस्ट थर्ड पार्टीज तक यस इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।